आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि सॉलिड ऑब्जेक्ट्स का सेंटर ऑफ मास किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी क्विक रिवीजन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि जब हमारे पास जो मैसेज हैं वो दो से ज़्यादा होती हैं तो उनका सेंटर ऑफ मास हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। और उसके लिए अगर आपको ये डायग्राम याद हो तो ये वाली डायग्राम बना के मैंने लास्ट वीडियो में आपको फार्मूला ड्राइव करवाया था। और वो फार्मूलाज जो थे वो ये थे। इन जनरल ये एक फार्मूला था ये वाला, जो किसी भी मैस जो कि आर सेंटर ऑफ मास के फासले पे मौजूद हो उसके सेंटर ऑफ मास को कैसे कैलकुलेट किया जाता है इन वेक्टोरियल फॉर्म, वो हम इस तरह लिख सकते हैं। और अगर आप नॉन वेक्टोरियल यानी स्केलर फॉर्म में लिखते हैं तो वो हमारे पास एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये तीन फार्मूलाज बनते हैं। तो ये वो सिनेरियो था कि जब हमारे पास कोई नंबर ऑफ मैसेज होते हैं उनके हम सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब नेक्स्ट सवाल ये है कि क्या हो अगर हमारे पास कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट हो यानी कोई कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट हो। लेट्स से कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो कोई इस शेप का है, तो इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उसका तरीका ये है कि आप इस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई स्मॉल मास कंसीडर करते हैं। फर्ज करें कि मैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये स्मॉल मास एलिमेंट कंसीडर करता हूँ। इस तरह के ये जो स्मॉल क्यूब्स मैंने आपको दिखाया है इसकी जो मास है वो dm है और इसका हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के ओरिजिन से जो फासला है वो r है। ठीक है, तो हम इस एक स्मॉल मास एलिमेंट को लेके फिर क्या करेंगे, इस मास एलिमेंट के ऊपर हम लिमिट लगाएंगे कि ये बहुत स्मॉल मास एलिमेंट है। क्योंकि हमारे पास सिस्टम जो है वो कंटिन्यूअस है तो हमारे पास रिक्वायरमेंट ऑफ कोर्स ये होनी चाहिए कि हम जितना छोटा कोई मैस एलिमेंट कंसीडर कर सकते हैं उसको कंसीडर करें और फिर उस मैस एलिमेंट के ऊपर हम इंटीग्रेट कर दें पूरे सिस्टम पे। ठीक है, तो जब मैस एलिमेंट को पूरे सिस्टम के ऊपर इंटीग्रेट करेंगे तो अगर पूरे सिस्टम की मैस m है तो हम उस पूरे सिस्टम के ऊपर इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास टोटल सिस्टम की मैस आ जाएगी और इस तरह हम सेंटर ऑफ मैस कैलकुलेट कर लेंगे। तो ऐसी सूरत में हमारे पास ये जो फार्मूलाज हैं ये जो मैंने लिखे हुए हैं ये कुछ इस तरह मॉडिफाई हो जाते हैं कि जो एक्स सेंटर ऑफ मैस है ये हमारे पास बनता है 1/m, ये तो ऐसे ही रहेगा। और अब जो वाहिद फ़र्क पड़ा है मैंने आपको बताया कि वो फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे हमारे पास पॉइंट मैसेज थी जो मैंने ये दिखाई हुई है m1 m2 अप टू mn। लेकिन अब हमारे पास कोई बहुत बड़ी मैस आ गई है। ठीक है, तो हमने क्या किया, उस बड़ी मैस के अंदर एक स्मॉल मैस एलिमेंट कंसीडर किया और इस तरह कंसीडर किया कि वो स्मॉल मैस एलिमेंट जो है वो बहुत कम है, इतना कम है कि उस मैस एलिमेंट की जो अपनी मैस है वो जीरो को अप्रोच करती है। यानी हम यूँ कह रहे हैं कि ये डेल्टा m जो है जो उसकी मैस है वो जीरो को अप्रोच कर जाती है। तो इस सिनेरियो में हमारे पास ये जो फार्मूलाज बन जाएंगे वो इस तरह बन जाएंगे कि हमारे पास आई और अब हमारे पास यहाँ पे एम आई था तो एम आई की जगह पे अब हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा एम आई टाइम्स वाई आई। ये आई जो है ये किसी मैस खास मैस एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो उस ऑब्जेक्ट के अंदर लोकेशन आई के ऊपर मौजूद है। और सिमिलरली जो वाई सेंटर ऑफ मैस है हमारे पास उसका फार्मूला बनेगा 1/m लिमिट डेल्टा एम अप्रोचेज 0 समेशन आई, और इस केस में हमारे पास होगा डेल्टा एम आई वाई आई। ये ऊपर वाले में मैंने वाई लिखा है तो ये हमारे पास एक्स होगा क्योंकि हम एक्स सेंटर ऑफ मैस की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो और सिमिलरली जो तीसरा होगा यानी जेड सेंटर ऑफ मैस होगा उसको भी बिल्कुल हम इसी तरह कैलकुलेट कर सकते हैं 1/, टोटल मैस ऑफ द सिस्टम लिमिट डेल्टा एम अप्रोचेज 0 समेशन आई डेल्टा एम आई, एंड इस केस में हमारे पास आ जाएगा जेड आई। तो अब आप देखें तो हमें पता है कि जब भी हमारे पास बहुत सारी मैसेज के ऊपर सम हो रहा हो और जो इंडिविजुअल मैसेज हैं वो जीरो को अप्रोच कर रही हो तो जो समीशन है वो इंटीग्रल साइन में तब्दील हो जाती है। तो ये फार्मूलाज जो है राइट हैंड साइड की इन फार्मूलाज की बन जाएगी 1/, टोटल मैस ऑफ द सिस्टम इंटीग्रल, और जो डेल्टा एम आई है अब हमारे पास वो क्या हो जाएगा, डीएम में कन्वर्ट हो जाएगा टाइम्स एक्स। अब हमें किसी खास जो मैस एलिमेंट है उसको लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं पूरी मैस है, पूरा ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर। तो हम यूँ कह लें कि हम सिंपली उसका कोई एक स्मॉल मैस एलिमेंट लेते हैं जो एक्स फासले के ऊपर है और फिर हम उसको इंटीग्रेट कर देते हैं मैस के ऊपर। और सिमिलरली हमारे पास जो वाई सेंटर ऑफ मैस बनेगा वो बनेगा 1/y इंटीग्रल ऑफ dm इंटू वाई, एंड फाइनली जो z बनेगा वो बनेगा 1/, टोटल मैस ऑफ द सिस्टम इंटीग्रल ऑफ dm टाइम्स z। तो हमारे पास जो कंटिन्यूअस मैस डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए x सेंटर ऑफ मैस, y सेंटर ऑफ मैस और z सेंटर ऑफ मैस जो है वो इन फार्मूलाज में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी अब हमने अगर सेंटर ऑफ मैस कैलकुलेट करना है तो हमें इंटीग्रल को सॉल्व करना पड़ेगा। और ये लास्ट वाला हमारे पास z सेंटर ऑफ मैस है, लेट मी मेक इट z। अब इन फार्मूलाज को यूज़ करके ऑफकोर्स हम जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैं उनके सेंटर ऑफ मैस कैलकुलेट करेंगे। लेकिन उससे पहले दो बातें हैं। पहली बात ये है कि सबसे पहले हमने ये देखना होता है प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले कि क्या ऑब्जेक्ट के अंदर कोई सिमिट्री तो मौजूद नहीं है। सिमिट्री का ये मतलब है कि क्या ऑब्जेक्ट जो है वो किसी एक पॉइंट के इर्द गिर्द बिल्कुल एक जैसा तो नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर आप एक सर्कल कंसीडर करेंगे, सफेयर कंसीडर करें जैसे फुटबॉल होता है, तो इसमें अगर हम देखें तो इसके अंदर सिमिट्री पाई जाती है। सिमिट्री इस तरह पाई जाती है कि अगर हम यहाँ पे ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करें तो ये ऑब्जेक्ट जो है ये इस सेंट्रल पॉइंट के इर्द गिर्द सिमिट्रिक है। किस तरह सिमिट्रिक है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। तो वाई एक्सिस के अबाउट अगर आप देखें तो जितनी मैस ऑब्जेक्ट की राइट साइड पे है उतनी ही लेफ्ट साइड पे है। तो इसको हम क्या कहते हैं कि वाई एक्सिस के अराउंड इस ऑब्जेक्ट में सिमिट्री पाई जाती है। और सिमिलरली अगर आप एक्स एक्सिस के ऊपर या नीचे देखते हैं तो जितनी मैस एक्स एक्सिस के ऊपर है उतनी ही मैस एक्स एक्सिस के नीचे भी है। और हम कह सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट में एक्स एक्सिस के अराउंड भी सिमिट्री पाई जाती है। इन शॉर्ट कि अगर आप इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मैस कैलकुलेट करना चाहेंगे तो वो इसके इस सेंटर के ऊपर ही होगा जो इसका ज्योमेट्रिक सेंटर है या जिसको आप ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, तो जिन ऑब्जेक्ट्स के अंदर सिमिट्री पाई जाती है उनका सेंटर ऑफ मैस अक्सर कैलकुलेट करना बहुत आसान हो जाता है। यानी हम सिमिट्री आर्गुमेंट से देख सकते हैं कि उनका सेंटर ऑफ मैस जो है वो आसानी से किसी पॉइंट के ऊपर पाया जाता है जिस पॉइंट को हम सिंपली फिगर आउट कर सकते हैं। पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर हमारे पास कोई इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट हो तो उसका सेंटर ऑफ मैस हम इस तरह कैलकुलेट करते हैं कि हम उस ऑब्जेक्ट को पहले छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर लेते हैं और हर पैच का फिर हम इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मैस जो है वो फाइंड करके उन सब को मिला के ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मैस फाइंड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे फर्ज करें कि हमारे पास ये वाला ऑब्जेक्ट है, मैं इस शेप का एक ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट लेता हूँ और फर्ज करें कि उसकी जो शेप है वो इस तरह की है। एंड नाउ लेट मी कॉपी दिस ऑब्जेक्ट बिकॉज आई नीड सम कॉपीज ऑफ इट। तो ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे मैं इसकी एक कॉपी लेता हूँ
और फिर एक कॉपी यहाँ पे लेता हूँ। ओके गुड। तो अब अगर इस ऑब्जेक्ट का हमें सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है तो हम इस ऑब्जेक्ट को जो इसकी ये 3 लाइंस हैं, ये वाली और ये वाली, इनके पैरेलल छोटी-छोटी स्ट्रिप्स में डिवाइड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये जो बॉटम लाइन है इसके पैरेलल छोटी-छोटी स्ट्रिप्स लूँ इसकी, तो मैं इसको यूँ डिवाइड कर सकता हूँ इन लाइंस में, ठीक है। और इन स्ट्रिप्स को हम यूँ फ़र्ज़ करते हैं कि ये स्ट्रिप्स जो हैं ये इक्वल साइज़ की हैं। तो अब हम इन स्ट्रिप्स का सेंटर ऑफ मास जो है वो आसानी से फाइंड कर सकते हैं। कैसे आसानी से फाइंड कर सकते हैं कि ये जो सबसे बॉटम स्ट्रिप है इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर में होगा, ऑब्वियसली सी बात है। और सिमिलरली जो इससे ऊपर है उसका उसके सेंटर में, जो उससे ऊपर है उसके सेंटर में, और इसी तरह आप हर स्ट्रिप का इंडिविजुअल अगर सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करें और ये सारे इंडिविजुअल स्ट्रिप्स के सेंटर ऑफ मास को जब आप मिला दें तो हमारे पास ये एक लाइन आ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करें, इस लाइन के पैरेलल इस ऑब्जेक्ट को स्ट्रिप्स में डिवाइड करें। और जब इस लाइन के पैरेलल हम ऑब्जेक्ट्स को स्ट्रिप्स में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास स्ट्रिप्स जो है वो कुछ इस तरह की बनेगी। और फिर हम हर इंडिविजुअल स्ट्रिप का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करके उनको मिलाएंगे तो अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा, उन पॉइंट्स की एक लाइन आ जाएगी जो इन सारी स्ट्रिप्स के सेंटर ऑफ मास को मिलाते हैं। तो इस केस में हमारे पास जो दूसरी लाइन बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। अगर हम इसको इन सारे पॉइंट्स को मिलाते हैं तो हमारे पास जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा। और फाइनली हमारे पास ये तीसरी लाइन रह गई है, तो हम इसके पैरेलल अगर इस ऑब्जेक्ट को स्ट्रिप्स में डिवाइड करें तो हमारे पास जो लाइन्स बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी कि अब जो स्ट्रिप्स हैं, जब लाइन्स में कह रहा हूँ तो उसका मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट की स्ट्रिप्स हम काट रहे हैं वो कुछ इस तरह की बनेगी। और फिर हम इनमें हर स्ट्रिप का इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मास जब कैलकुलेट करेंगे और उन सारे पॉइंट्स को यानी उन सारे सेंटर ऑफ मासेस को मिलाएंगे तो हमारे पास सेंटर ऑफ मास आ जाएगी, एक लाइन आ जाएगी जो इन स्ट्रिप्स के सेंटर ऑफ मासेस को मिलाएगी। तो ये जो सारे मैं पॉइंट लगा रहा हूँ ये इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मासेस हैं इन स्ट्रिप्स के। और फाइनली जब मैं इनको मिलाता हूँ तो मेरे पास एक ये वाली लाइन आएगी, सही है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इन सारे ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे कंबाइन कर देता हूँ, इसको और जब मैं कंबाइन करूँगा तो मेरे पास कंबाइन ऑब्जेक्ट जो है वो किस तरह का आना चाहिए। कंबाइन ऑब्जेक्ट में हमारे पास जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो कैसे आएगा, पहली लाइन हमने ड्रॉ की थी इस पॉइंट से इसके सेंटर तक, ये वाली लाइन बनी थी, ये वाली लाइन है, सही है। सिमिलरली अगर मैं ये वाली लाइन लगाता हूँ तो ये लाइन बनेगी इस सेंटर से इस एज तक। और फाइनली थर्ड में ये वाली अगर मैं लाइन लगाता हूँ तो ये मेरे पास आएगी इस सेंटर से इसके उस एज से इस सेंटर तक। और अब मैं क्लियरली देख सकता हूँ कि ये वाला पॉइंट जो है ये इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। तो आप इर्रेगुलर शेप के ऑब्जेक्ट्स के सेंटर ऑफ मास ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बट आई एम गोना सॉल्व एन एग्जांपल यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड द फार्मूलाज दैट वी हैव जस्ट सीन। लेकिन उससे पहले एक और एग्जांपल जो बहुत इंटरेस्टिंग है वो मैं सॉल्व करने लगा हूँ। तो ये एग्जांपल मैं सॉल्व करना चाहता हूँ और ये सैम्पल प्रॉब्लम 7.4 है हैलिडे, रेज़निक और क्रेन की बुक में। और चूँकि ये सैम्पल प्रॉब्लम है तो इसका मतलब है कि इसका सोल्यूशन बुक में दिया हुआ है, लेकिन जो इसको सॉल्व करने की टेक्निक है वो इतनी इम्पोर्टेंट है और वो इतनी जगहों पे शो होती है कि उसको एक्सप्लेन करना या उसको समझाना मैंने ज़रूरी समझा है। और ऑफ कोर्स आपका जानना भी ज़रूरी है इस टेक्निक को उतना ही। और इसमें बहुत सारी बातें हैं और जो पहली बात है वो ये है कि मैं बताता हूँ आपको कौन सी बातें हैं, लेकिन लेट्स रीड द स्टेटमेंट फर्स्ट। और इसकी स्टेटमेंट ये है, फिगर 7.13 A shows a circular metal plate of radius 2r from which a disk of radius r has been removed. Let us call it object x. Its center of mass is shown as a dot on the x-axis. Find the location of this point. ठीक है, तो हमें ये बताया गया है कि ये जो बड़ी ग्रे डिस्क है जिसका रेडियस जो है वो 2r है, ये हमारे पास एक डिस्क थी और इसके अंदर से ये छोटी डिस्क काट के निकाल ली गई है और इस छोटी डिस्क का रेडियस r है, सही है। अब आप और हमें साथ में ये भी बताया गया है कि जब हमने इस छोटी डिस्क को निकाला है तो जो सेंटर ऑफ मास है इस बड़ी डिस्क का वो इस पॉइंट x के ऊपर मुंतकिल हो गया, इस वाले पॉइंट के ऊपर। अब सबसे पहला सवाल ये है कि अगर डिस्क ना निकाली गई होती तो सेंटर ऑफ मास किधर होता। और यहाँ पे वो जो ऊपर मैंने आपको सिमेट्री आर्गूमेंट का बताया है वो यूज़ होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल है, यानी अगर आप एक्स एक्सिस कंसीडर करें तो जितनी मास एक्स एक्सिस के ऊपर है उतनी ही मास एक्स एक्सिस के नीचे है। इसका मतलब है कि इस ऑब्जेक्ट का जो वाई सेंटर ऑफ मास है वो ओरिजिन के ऊपर होगा। और सिमिलरली अगर आप वाई एक्सिस के लेफ़्ट या राइट पे देखें तो जितनी मास लेफ़्ट पे है राइट पे है उतनी ही मास लेफ़्ट पे है। तो इसका मतलब है कि इस ऑब्जेक्ट का जो एक्स सेंटर ऑफ मास है वो भी ओरिजिन के ऊपर होता अगर ये डिस्क ना काटी गई होती। और अब चूँकि डिस्क काट ली गई है तो इसका मतलब है कि अब लेफ़्ट साइड पे हमारे पास मास निकाली गई है तो सेंटर ऑफ मास जो है वो थोड़ा सा राइट पे मुंतकिल हो गया। लेकिन यहाँ पे ये सवाल बनता है कि राइट पे एक्स एक्सिस के ऊपर ही क्यों मुंतकिल हुआ है। उसकी वजह ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट जिसमें से डिस्क निकाल ली गई है ये अब भी एक्स एक्सिस के इर्द गिर्द यानी वाई एक्सिस के अलॉन्ग ये सिमेट्रिकल है। देखें कि अगर आप ये लाइन कंसीडर करें तो जितनी मास एक्स एक्सिस के ऊपर से निकाली गई है उतनी ही मास एक्स एक्सिस के नीचे से निकाली गई है। यानी वाई एक्सिस के अलॉन्ग जितनी मास निकाली गई है पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग से उतनी ही मास नेगेटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग से भी निकाल ली गई है। और इसका मतलब है ये वाई एक्सिस के अराउंड अब भी सिमेट्रिकल और इसलिए वाई सेंटर ऑफ मास 0 है। तो वाई सेंटर ऑफ मास तो 0 हो गया, इसका मतलब है कि अब हमें सिर्फ एक्स सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है। अब सवाल ये है कि एक्स सेंटर ऑफ मास हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। और इसमें जो ट्रिक है, जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता था वो ये है
कि आप ये फ़र्ज़ करें कि इसके अंदर से डिस्क नहीं निकाली गई, और अगर डिस्क ना निकाली गई होती ये वाली, फ़र्ज़ करें कि ये डिस्क इसके अंदर से मौजूद है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इनको दो ऑब्जेक्ट्स के तरह से ट्रीट कर सकते हैं। इस तरह के एक ऑब्जेक्ट जो है ये ग्रे डिस्क है बड़ी वाली, जिसके अंदर ये जहाँ पे मैं लाइंस लगा रहा हूँ ये वाला पोर्शन जो है खाली है, और दूसरी डिस्क ये स्मॉल डिस्क है जो हमने ख़ुद से इस खाली जगह के अंदर रख दी है। और अब हमारा जो सिस्टम है वो दो ऑब्जेक्ट से मिलके बना हुआ है, और चूँकि दोनों छोटी डिस्क और बड़ी डिस्क सेम है, तो इसका मतलब है कि जिस मटेरियल से बनी हुई है वो मटेरियल भी सेम है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मैं आगे चल के एक्सप्लॉइट करने वाला हूँ। तो अब अगर ये डिस्क मौजूद हो, यानी हमने ये डिस्क वापस इस जगह पे लगा दी, तो अब आपको क्या लगता है कि सेंटर ऑफ मास अब किधर होना चाहिए? बिल्कुल जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है, सेंटर ऑफ मास जो है वो इस पॉइंट के ऊपर होना चाहिए, यानी ओरिजिन के ऊपर होना चाहिए हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम के। और चूँकि हम सिर्फ एक्स सेंटर ऑफ मास अब कैलकुलेट करना चाहते हैं, और इस सिनेरियो में हमारा जो ऑब्जेक्ट है अब वो दो ऑब्जेक्ट से, दो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट से मिलके बना हुआ है, तो जो एक्स सेंटर ऑफ मास है उसका जो फार्मूला आएगा वो वही आएगा जो आप पहले यूज़ करते आए हैं, m1x1 प्लस m2x2। ये m1x1 जो है ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट की मास और उसका डिस्टेंस है ओरिजिन से, m2x2 जो है ये सेकंड ऑब्जेक्ट की मास और उसका डिस्टेंस है ओरिजिन से, डिवाइड बाई m1 प्लस m2। और ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इस केस में, एक ये बड़ी डिस्क है जिसके अंदर से छोटी डिस्क काट ली गई है, और दूसरी ये छोटी डिस्क है जो उसके अंदर हम फ़र्ज़ कर रहे हैं कि हमने दोबारा अगर फिट कर दी हो तो क्या हो। और अगर ये डिस्क हम इसके अंदर फिट कर दें छोटी डिस्क, तो सेंटर ऑफ मास जो है वो अब ओरिजिन के ऊपर आ जाएगा, तो इसका मतलब है सेंटर ऑफ मास 0 के ऊपर है, यानी उसका एक्स एक्सेस से फासला जो है वो 0 है, विच मीन्स कि वो ओरिजिन के ऊपर मौजूद है। और इधर से हम फ़ौरन से निकाल सकते हैं m1x1 प्लस m2x2 इक्वल्स 0। सही है। तो m1 जो है, लेट्स से कि हम ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ना, इसको फर्स्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, जो ये वाला ऑब्जेक्ट है, और इसकी मास जो है वो m1 है, और इसका जो फासला होगा अब ओरिजिन से, लेट मी यूज़ अ डिफरेंट कलर, लेट मी यूज़ दिस कलर, और अब इसका ये भी इस जैसा ही कलर, लेट मी फाइंड अनदर कलर, लेट्स यूज़ दिस वन। और इस पहले ऑब्जेक्ट का जो ओरिजिन से फासला है वो ये वाला है, और ये माइनस आ रहा है क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, और दूसरे ऑब्जेक्ट का जो ओरिजिन से फासला है वो हमें दिया हुआ है x है। तो इसका मतलब है कि ये हमारी जो इक्वेशन है ये रिड्यूस हो जाएगी m1 टाइम्स माइनस r प्लस m2 टाइम्स कैपिटल X और इक्वल 0, और ये x हमने कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा m1 माइनस साइन के साथ डिवाइड बाई m2 इंटू r प्लस x इक्वल्स 0, और यहाँ से हमारे पास x किसके इक्वल आ जाएगा, m1 डिवाइड बाई m2 इंटू r। तो ये हमारे पास x आ गया, और हमने यही कैलकुलेट करना था, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास m1 और m2 की वैल्यूज़ नहीं है, तो हमने m1 और m2 की वैल्यूज़ निकालनी है। और m1 और m2 की वैल्यूज़ हम कैसे निकालेंगे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये इस तरह के सारे प्रॉब्लम्स में, सिर्फ इसमें नहीं, ये पूरी फिज़िक्स में आप याद करें, यूज़ करेंगे। सो इसको अब समझ लें। मैं इनको तीन चीज़ों को यहाँ पे डिफ़ाइन करने वाला हूँ डिफरेंट कलर में, ठीक है, और ये इस प्रॉब्लम से हट के हैं, बट लेट मी डू इट हेयर। जो पहली है उसको हम कहते हैं लीनियर मास डेंसिटी, ठीक है। लीनियर मास डेंसिटी का मतलब होता है कि ये किसी भी वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है जिसकी सिर्फ लेंथ होती है। मिसाल के तौर पे आप ये रॉड ले सकते हैं, ठीक है, ये हमारे पास रॉड है जो वन डायमेंशनल है, यानी इसकी सिर्फ लेंथ है, हम इसकी विड्थ और इसकी थिकनेस नहीं कंसिडर कर रहे, सही है। तो इसकी जो लीनियर मास डेंसिटी होती है उसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको आप डिफ़ाइन करते हैं मास पर यूनिट लेंथ। ये लीनियर मास डेंसिटी है। जो दूसरी क्वांटिटी मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ यहाँ पे, उसे कहते हैं सरफेस मास डेंसिटी। और जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, सरफेस मास डेंसिटी जो है ये ऐसे ऑब्जेक्ट की डेंसिटी होती है जो टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है, सही है। मिसाल के तौर पे हमारे पास कोई प्लेट होती है या डिस्क होती है, और ये बिल्कुल यही वाला सिनेरियो है जो डिस्क हमें दी हुई है, ठीक है। और इस टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का हमारे पास जो सरफेस मास डेंसिटी होती है उसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होती है मास पर यूनिट एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। और फाइनली जो थर्ड क्वांटिटी मैं यहाँ पे थर्ड टर्म इंट्रोड्यूस करवाने लगा हूँ वो है वॉल्यूम मास डेंसिटी। और जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, ये एक थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की
डेंसिटी होती है और इसको कहते हैं वॉल्यूम मैस डेंसिटी, जैसे सफ़ेयर होता है, और इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी डेफिनेशन होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो आपने इन 3 चीज़ों को अब जहन में बिठा लेना है, कभी भी नहीं भूलना, ये आप बार बार यूज़ करेंगे। तो अब देखें कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो 2 डायमेंशनल है। इसका मतलब है कि उसकी कुछ ना कुछ सरफेस मैस डेंसिटी होगी, सही है, ये वाली क्वांटिटी जो जहाँ पे मैंने डिफ़ाइन की है। और चूँकि ये छोटी डिस्क और बड़ी डिस्क जो है ये दोनों एक ही मटेरियल के बने हुए हैं, तो इसका मतलब है कि ये दोनों के लिए सेम होगी। तो जब मैं छोटे ऑब्जेक्ट की सरफेस मैस डेंसिटी लिखूँगा, यानी सिग्मा लिखूँगा, तो वो क्या बनेगा, मैस ऑफ दिस स्मॉलर डिस्क जो कि मैंने m1 कहा है, डिवाइड बाई एरिया ऑफ स्मॉलर डिस्क जो हमारे पास है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसका रेडियस r है, सही है। सिमिलरली अब मैं बड़ी डिस्क के लिए लिखूंगा तो उसकी मैस को हमने m2 कहा है, और अब हमने देखना है कि उसका एरिया कितना है। अब ये याद रखें कि ये जो बड़ी डिस्क है ना, इसके अंदर से ये छोटी डिस्क निकाली हुई है, तो इसका जो एरिया बनेगा ये बड़ी डिस्क का एरिया बनेगा माइनस ये छोटी डिस्क का एरिया होगा, सही है। तो इसका एरिया होगा हमारे पास, बड़ी डिस्क का एरिया क्या है, पाई इंटू 2r स्क्वायर, क्योंकि इसका रेडियस 2r है, माइनस छोटी डिस्क का, उसमें से हम एरिया निकाल देंगे तो वो पाई आर स्क्वायर बनेगा, और ये बनेगा हमारे पास m2 डिवाइड बाई 3 पाई आर स्क्वायर। और अब चूँकि ये सेम मटेरियल की बनी हुई है तो यहाँ पे आर्गुमेंट ये है कि ये दोनों सिग्मास बराबर हैं, और अगर ये दोनों सिग्मास बराबर हैं तो इसका मतलब है ये और ये टर्म्स भी बराबर हैं, और इसका मतलब है कि अब हम इनको यूँ लिख सकते हैं m1 डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर इक्वल्स m2 डिवाइड बाई 3 पाई आर स्क्वायर। और आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो पाई आर स्क्वायर है ये इस पाई आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास जो m1 डिवाइड बाई m2 आता है ये 1 डिवाइडेड बाई 3 आता है। और ये वो रेशियो थी जो यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड थी, ये वाली m1 बाई m2, और ये किसके बराबर है, 1/3 के। तो अब हम इस इक्वेशन में जब ये रेशियो पुट करेंगे इस फाइनल फार्मूला में, तो हमारे पास m1 बाई m2 जो है वो 1/3 के इक्वल है, तो जो x आ जाएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, r/3। तो इसका मतलब है कि जब हम इस बड़ी डिस्क के अंदर से, इस वाली डिस्क के अंदर से ये छोटी डिस्क निकाल लेते हैं काट के, तो जो सेंटर ऑफ मैस है वो ओरिजिन से कितना टुवर्ड्स राइट मूव हो जाता है, r डिवाइड बाई 3 डिस्टेंस जो है वो राइट पे मूव हो जाता है। और ऑफ कोर्स इसके यूनिट्स जो होंगे, जो भी हैं, सेंटीमीटर हैं, मीटर हैं, जो भी प्रॉब्लम में दिए होंगे वो इसके यूनिट होंगे, क्योंकि ये डिस्टेंस है। तो इस तरह आप इनको कैलकुलेट करते हैं। सो इस प्रॉब्लम के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं उनको ज़रा न्यूमरेट कर दूँ। जो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि आपने सिमिट्री आर्गूमेंट यूज़ किया है, और ये देखा है कि अगर डिस्क ना काटी गई होती तो सिमिट्रिकली जो उसका सेंटर ऑफ मैस है वो रीजन के ऊपर लाई करता। ये सिमिट्री आर्गूमेंट है प्योरली, सो सिमिट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो दूसरा पॉइंट है वो आपने ये कहा है कि हमने ये फ़र्ज़, और ये बड़ा क्यूट ट्रिक है, ये सिर्फ आपकी चालाकी है कि आप कितने तेज़ हैं ऐसा करने में। आपने कहा है कि हम फ़र्ज़ करते हैं कि डिस्क, छोटी डिस्क अंदर से काट के निकाली नहीं गई, बल्कि हमने वापस उसको उसकी जगह रख दिया, और अगर हम ऐसा करें तो फिर उसके सेंटर ऑफ मैस के साथ क्या होगा। और हमने देखा कि अगर हम ऐसा करें तो उसका सेंटर ऑफ मैस जो है वो ओरिजिन के ऊपर आ जाएगा, यानी एक्स सेंटर ऑफ मैस 0 हो जाएगा, और फिर हम उधर से एक्सप्लॉइट करके हमने वो फासला निकाल लिया जो हमें चाहिए था। और फिर जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने इंट्रोड्यूस करवाई वो 3 तरह की ये मैस डेंसिटीज़ हैं, लीनियर मैस डेंसिटी, सरफेस मैस डेंसिटी और वॉल्यूम मैस डेंसिटी, जिनको मैंने यहाँ पे एक्सप्लॉइट किया है कि चूँकि ये सेम मटेरियल है तो ये डेंसिटीज सेम रहती हैं, तो इसका मतलब है कि अब हम मैसेज की रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं जो यहाँ पे मैंने कैलकुलेट की है, सही है। और ये हमारे पास क्या रिज़ल्ट आया है कि जो जब डिस्क निकाल ली जाती है तो जो सेंटर ऑफ मैस है वो ओरिजिन से r डिवाइड बाई 3 यूनिट्स राइट की तरफ मुंतकिल हो जाता है। जो नेक्स्ट एग्जांपल मैं सॉल्व करना चाहता हूँ आपके लिए वो है हमारे पास कोई इर्रेगुलर शेप का ऑब्जेक्ट और उसका सेंटर ऑफ मैस कैलकुलेट करना। और मैं ऑब्जेक्ट को यूँ कंसिडर करता हूँ कि फ़र्ज़ करो हमारे पास ये कोई ट्राईएंगुलर ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई ट्राईएंगल होती है। लेट मी एक्चुअली टेक अ ट्राईएंगल। तो ये हमारे पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और मैं ये फ़र्ज़ कर रहा हूँ कि जो ऑब्जेक्ट है मेरा वो कुछ इस तरह का है कि वो एक ट्राईएंगल है मेरे पास, वो उसका एक सिरा जो है वो ओरिजिन के ऊपर पड़ा हुआ है और बाकी वो ट्राईएंगल इस तरह की है, राइट एंगल ट्राईएंगल है, सही हो गया। और मैं साथ में ये भी सपोज़ कर लेता हूँ कि जो उसकी बेस है उसकी लेंथ a है, जो उसकी हाइट है उसकी लेंथ जो है वो b है, और जो उसका हाइपोटेन्यूज़ है वो c के बराबर है। तो अब मैंने इसका सेंटर ऑफ मैस कैलकुलेट करना है, और मैं इसको ये सपोज़ करता हूँ कि ये 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। आप इसको 3 डायमेंशनल भी कंसिडर कर सकते हैं, सिर्फ उसकी थिकनेस को इंक्लूड करना होगा।
वो मैं एंड पे आपको बता दूंगा। लेकिन लेट्स कंसिडर अ 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, और अगर 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब है मुझे उसका एक्स सेंटर ऑफ मास चाहिए और उसका वाई सेंटर ऑफ मास चाहिए। और एक्स सेंटर ऑफ मास का हमने फार्मूला लिखा था 1/m इंटीग्रल ऑफ एक्स टाइम्स dm, और सिमिलरली वाई सेंटर ऑफ मास का हमने फार्मूला लिखा था 1/m इंटीग्रल ऑफ वाई टाइम्स dm। इसका मतलब है कि हमने कोई छोटा सा मैस एलिमेंट लेना है इस ऑब्जेक्ट के अंदर, और फिर उस मैस एलिमेंट को हमने इंटीग्रेट करना है ओवर टोटल मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट। सही है, लेकिन हम देखेंगे कि हम मैस को नहीं इंटीग्रेट करते और कैसे ये सारा कुछ जो है बहुत खूबसूरत तरीके से हल हो जाता है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक्स सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करता हूँ, और एक्स सेंटर ऑफ मास के लिए मैं यहाँ पे लेट मी गो डाउन, ओके। और एक्स सेंटर ऑफ मास के लिए मैं यहाँ पे एक स्ट्रिप कंसीडर करता हूँ, बिल्कुल जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि आपने एक स्ट्रिप कंसीडर करनी है। और ये स्ट्रिप देखें मैंने एक्स एक्सिस के पैरेलल ली है, वाई एक्सिस के पैरेलल ली है। क्यों वाई एक्सिस के पैरेलल ली है? और ये मैं वाई एक्सिस के पैरेलल लूँगा जब मैंने एक्स सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है। उसकी रीज़न ये है कि मैं ये सारी स्ट्रिप्स जो हैं ये एक दूसरे के पैरेलल यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा सकता हूँ। और अब आप देख रहे हैं कि ये सारी जो हैं, जब मैं सारी स्ट्रिप्स लूँगा तो मैं एक्स एक्सिस की तरफ मूव करूँगा। सही है, तो मैं जब हर स्ट्रिप का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करूंगा, यूँ समझ लें तो मैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा हूँगा। सही है, तो मुझे एक्स सेंटर ऑफ मास मिलेगा। सिमिलरली अगर आपने वाई सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना हो तो फिर आपको स्ट्रिप जो है वो इस तरह की लेनी पड़ेगी, यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल, और आप वाई एक्सिस की तरफ मूव कर रहे होंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं एक स्ट्रिप लेता हूँ सिर्फ, और इस स्ट्रिप की जो हाइट है वो वाई है। क्यों वाई है? क्योंकि ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग खड़ी हुई है, और इसकी जो थिकनेस है मेरे पास वो डी एक्स है। क्यों डी एक्स है? क्योंकि मैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा हूँ। सही है, तो यानी मैं डी एक्स के ऊपर अगर इंटीग्रेट करूँगा तो मुझे टोटल एक्स एक्सिस के लॉन्ग इसकी लेंथ मिल जाएगी, जो कितनी है हमारे पास, ए है, जो दी हुई है, डिफाइंड है। तो अब मैंने यहाँ पे चूँकि इसको 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट कंसीडर किया है, तो ये जो डी एम है इसको भी मैंने ऊपर वाला फार्मूला, ये वाला फार्मूला जो है, ये वाला फार्मूला सरफेस मास डेंसिटी के लिए, इसको यूज़ करके लिखना है। तो मैंने सरफेस मास डेंसिटी को डिफ़ाइन किया था सिग्मा इक्वल्स m डिवाइड बाई एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। और अगर मैं m जो है वो कोई स्मॉल मैस ले लूँ तो ये क्या बन जाएगा, dm डिवाइड बाई dA। इसका मतलब होगा कि अब अगर चूँकि मैंने ये एक स्ट्रिप ली है तो इस स्ट्रिप की जो मैस है वो dm है मेरे पास, और इस स्ट्रिप का जो एरिया है मेरे पास वो कितना है, dA है। और dm जो है वो मुझे चाहिए, वो मैंने यहाँ पे सब्सटीट्यूट करनी है। तो यहाँ से मेरे पास जो dm की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी सिग्मा dA। और ये बात आपने नहीं भूलनी कि सिग्मा जो है वो कांस्टेंट है, क्योंकि वो उस मटेरियल की प्रॉपर्टी है और वो चेंज नहीं होती, वो मटेरियल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। और अब मैंने देखना है कि यहाँ पे इसका एरिया क्या है इस स्ट्रिप का। तो अगर मैं स्ट्रिप की एरिया की बात करूँ तो स्ट्रिप जो है वो 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। सही है, और चूँकि ये 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब है कि मुझे इसकी लेंथ और विड्थ चाहिए इसके एरिया के लिए। और अगर लेंथ और विड्थ चाहिए तो मैं अब डी एम को यहाँ पे लिख सकता हूँ, लेंथ स्ट्रिप की कितनी है, वाई है, वो मैंने पहले डिफ़ाइन की है, और उसकी विड्थ कितनी है, डी एक्स है। ठीक हो गया, ये हो गया, तो मेरे पास डी एम आ गया। लेकिन रुकें ज़रा, थोड़ा सा इसके अंदर और भी प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि ये जो लेंथ मैंने वाई डिफ़ाइन की है, ये जैसे जैसे मैं ओरिजिन से राइट की तरफ मूव करता हूँ ये चेंज होती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं अपना लेंथ एलिमेंट जो है वो यहाँ पे कंसीडर करता तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे y जो है वो कम है कंपेयर टू दिस लेंथ y। इसका मतलब है y भी चेंज हो रही है जैसे जैसे मैं ओरिजिन से टुवर्ड्स राइट मूव करता हूँ। तो इसका मतलब है y जो चेंज हो रही है वो भी हमने देखना है कि वो जब x चेंज हो रहा है तो y भी उसके साथ चेंज हो रहा है, और उसको हम कैसे रिलेट कर सकते हैं। और जो लाइन x और y को रिलेट करती है वो ये वाली लाइन है। सही है, ये हाइपोटेन्यूज जो है ट्राइंगल का, क्योंकि जो b है ये प्योरली y एक्सिस के अलॉन्ग है, जो a है वो प्योरली x एक्सिस के अलॉन्ग है, सिर्फ c है जो x और y एक्सिस को रिलेट करती है। तो हम c को अगर सिर्फ एक लाइन कंसीडर करें तो ये हम इसका अगर स्लोप कैलकुलेट करें तो हमारे पास y और x के दरमियान रिलेशन आ सकता है। अगर आपको FSC से याद हो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो होती है पॉइंट स्लोप फॉर्म, ये स्लोप इंटरसेप्ट जो भी नाम होता है, लेट मी राइट द फार्मूला एंड यू विल रिमेंबर। जो होता है हमारे पास y इक्वल्स mx प्लस c, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है।
क्योंकि ये जो सी है ये वाई इंटरसेप्ट कहलाता है और ये वो वैल्यू होती है जहाँ से पे आपका ग्राफ जो है वो वाई एक्सिस को क्रॉस करता है। और हम देख रहे हैं कि ग्राफ जो है वो ओरिजिन के ऊपर वाई एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, तो सी 0 है और यहाँ से हमारे पास y इक्वल्स एम एक्स आ जाता है और m जो है वो ऑब्जेक्ट का स्लोप है, इस लाइन का स्लोप है। और स्लोप आपको पता है आप कैसे किसी भी लाइन का कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो उसकी राइज ओवर रन होता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये लाइन लेता हूँ तो इसका स्लोप मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा, उसका तरीका ये है कि मैं 2 पॉइंट्स लेता हूँ और उन पॉइंट्स का ये वाली जो वैल्यू है डेल्टा y डिवाइड बाई डेल्टा x लूँ, तो ये मेरे पास क्या आएगा, स्लोप। और ये होता है डेल्टा y डिवाइड बाई डेल्टा x। भाई मैं देख सकता हूँ मेरे पास टोटल हाइट है b और जो टोटल लेंथ है वो x है वो a है, तो इसका मतलब है m जो है वो b डिवाइड बाई a के बराबर है। और यहाँ से मेरे पास ये y इक्वल आ जाएगा b डिवाइडेड बाई a टाइम्स x। तो यहाँ से आप देखेंगे मेरे पास y की वैल्यू भी आ गई। तो अब मैं dm को जब लिखूँगा तो मेरे पास dm बनेगा b डिवाइडेड बाई a टाइम्स x टाइम्स dx। तो अब मेरे पास dm की वैल्यू आ गई और ये dm की वैल्यू मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ। और जब मैं इसको सब्सटीट्यूट करूँगा तो x सेंटर ऑफ मास बनेगा 1 डिवाइड बाई टोटल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इंटीग्रल x टाइम्स dm, और dm को मैंने कैलकुलेट किया है b डिवाइड बाई a इंटू एक्स dx। b और a कांस्टेंट हैं क्योंकि ये हाइट और बेसमेंट है उस ट्राइंगल की, तो ये बन जाएगा हमारे पास b डिवाइड बाई a m इंटू इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर dx। और x चूँकि उसकी बेस है तो हमने ये देखना है कि इसकी लिमिट्स क्या है। और हम देख सकते हैं कि x जो है यानी ट्राइंगल की लेंथ जो है या बेस की लेंथ जो है वो 0 से स्टार्ट होकर a तक जाती है। तो इसका मतलब है इंटीग्रेशन की लिमिट्स जो है हमारे पास वो 0 से a तक हैं। और इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये बन जाएगा b डिवाइड बाई a m और x क्यूब बाई 3 बनेगा इसका इंटीग्रल, लिमिट्स 0 अप टू a, और ये बन जाएगा b डिवाइड बाई a m इंटू एक्स क्यूब बाई 3 हमारे पास बन जाएगा सिंपली a क्यूब बाई 3। और यहाँ पे एक चीज़ है जो मैं कब से मिस करता आ रहा हूँ और वो चीज़ जो है वो कौन सी है, वो ये सिग्मा है जो dm के अंदर मौजूद था और मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। तो अब मैं इस सिग्मा को इंक्लूड करता हूँ, ये इधर आ गया, इधर भी सिग्मा आ जाएगा, यहाँ पे भी हमारे पास सिग्मा आएगा, मैं इसको बाहर लिख लेता हूँ और यहाँ पे भी सिग्मा आएगा, यहाँ पे भी सिग्मा आएगा और यहाँ पे भी सिग्मा आएगा। तो ये हमारे पास x सेंटर ऑफ मास की वैल्यू आ गई। तो x सेंटर ऑफ मास जो है ये है हमारे पास b सिग्मा a स्क्वायर्ड बाई 3m, ठीक है। और x सेंटर ऑफ मास अगर आप देखें तो ये लेंथ है और राइट साइड पे हमारे पास लेंथ आनी चाहिए। तो हम थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करते हैं यहाँ पे और ये फाइनल सिंप्लीफिकेशन होगी और हम सिग्मा को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। ये देख रहे हैं सिग्मा को हमने कैसे डिफाइन किया था, मास डिवाइड बाई एरिया, ठीक है। तो अब चूँकि हम पूरी ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो ट्राइंगल की टोटल मास जो है वो m है और ट्राइंगल का टोटल एरिया जो है वो हाफ बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट होता है। तो जब यहाँ पे मैं सिग्मा लिखूँगा साइड पे तो सिग्मा हमारे पास होता है मास डिवाइड बाई एरिया, और ये मास डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 डिवाइड बाई 2 इंटू बेस जो कि a है और हाइट क्या है उसकी b है। तो ये अब मैं सिग्मा की जगह पे यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूँगा तो x सेंटर ऑफ मास बनेगा b a स्क्वायर्ड बाई 3m इंटू सिग्मा की वैल्यू m डिवाइड बाई 1 बाई 2 ab। और अब देखें कितनी चीज़ें कैंसिल होती हैं, b कैंसिल, इस a से ये a स्क्वायर कैंसिल, इस m से ये m कैंसिल। और अब आप देख लें कि जो मेरे पास x सेंटर ऑफ मास की वैल्यू आती है वो सिंप्लीफाइड होके सिर्फ a की फॉर्म में आ गई है और इसकी वैल्यू आई है 2/3a। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो x सेंटर ऑफ मास है हमारे पास, यानी जो x एक्सिस के लॉन्ग सेंटर ऑफ मास इस ट्राइंगल का है वो तकरीबन 2/3 लेंथ पे लाई करता है, सही है। ये हमारे पास 0 है, ये हमारे पास a है, तो 2/3 तकरीबन इधर बनेगा जिधर वैसे मैंने ये जनरली स्ट्रिप ली हुई है, ठीक है। और फिर आप y सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करेंगे तो वो भी तकरीबन बिल्कुल यही वैल्यू आएगी 2/3। तो ये हमारे पास अब कुछ इस तरह की वैल्यू बनेगी 2/3 और ये यहाँ पे कोई सेंटर ऑफ मास बनेगा इनका, सही है। और y सेंटर ऑफ मास मैं आपके लिए छोड़ता हूँ यहाँ पे, उसको आप खुद कैलकुलेट कीजिएगा। लेकिन इस टॉपिक को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके लिए मैं कुछ और प्रॉब्लम्स सॉल्व करूँगा और मैं अपलोड कर दूँगा जो HR के प्रॉब्लम्स की प्लेलिस्ट है।
आई विल हाईली रेकमेंड कि आप उन प्रॉब्लम्स को जाके देखें, क्योंकि उनमें अभी मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा जो ये लीनियर मास डेंसिटी को यूज़ करेगा, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं वॉल्यूम मास डेंसिटी का भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करूँ, ताकि आपके लिए एक एक एग्जांपल सबकी आ जाए कि इनको कैसे सॉल्व करने हैं। बट दिस इज़ इट फॉर दिस लेक्चर। बट आई विल हाईली रेकमेंड कि जो न्यूमेरिकल्स में अपलोड करूँगा HR के प्रॉब्लम्स की प्लेलिस्ट में, उनको आप लाजमी देखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपकी अंडरस्टैंडिंग यहीं से बिल्ड होगी प्रॉब्लम्स को हल करके। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, देन बाय बाय।